नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारा पिछला जो लेक्चर था मध्य प्रदेश की भूगर्भ संरचना पर आधारित था, जिसमें हमने विभिन्न चट्टानों के बारे में जाना था, उनमें पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जाना था। आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। इस लेक्चर से पहले एक इनिशिएटिव मैंने शुरू किया कि एमएमपी का जब भी लेक्चर शुरू होगा तो उससे पहले हम मध्य प्रदेश के एक जिले को देखेंगे, जिससे कि अगर बार बार वो हमारी नज़रों के सामने रहेंगे तो उनके लगने वाले राज्यों की सीमा, उनसे लगने वाले जिलों की सीमाओं के बारे में हम आसानी से याद कर पाएंगे। क्योंकि एक ही दिन में याद करना संभव नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमें 100% याद हो जाती है। तो पहले हम एक बार जिलों को देख लेते हैं। नॉर्थ से शुरू करते हैं ना, ऊपर से देखते हैं। ये देखिए, आपका भिंड हो गया, मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया। ये आपके चंबल संभाग के जिले हो गए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना। ये भिंड, मुरैना, श्योपुर हो गया आपका चंबल संभाग के जिले हो गए, ठीक है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ये आपके ग्वालियर संभाग में आ गया। फिर देखते हैं हम निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, ये सब हो गया आपके सागर संभाग में, ओके। फिर हम इधर देखते हैं सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये आपके आ जाते हैं रीवा संभाग में आ जाते हैं। और हम देखते हैं आगे, यही डेली जब भी हमारा एमपी लेक्चर रहा करेगा तो यही प्रोसेस रहा करेगी, जिससे कि आपको जिले याद हो जाए। फिर हम देखते हैं विदिशा, भोपाल, राजगढ़, है ना, रायसेन, सीहोर, ये हैं आपके भोपाल संभाग के जिले। राजगढ़, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, ठीक है, ये आपके भोपाल संभाग में आने वाले जिले हैं। फिर हम देखते हैं इधर जबलपुर, कटनी, उमरिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये सब आ जाते हैं आपके जबलपुर संभाग में। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर आ जाते हैं आपके शहडोल संभाग में, ओके। ये हो गया आपके संभाग। फिर हम देखते हैं यहाँ इंदौर, वैसे हरदा और होशंगाबाद वाला देख लेते हैं हम। ये आपका हो गया नर्मदापुरम संभाग, जिसे हम होशंगाबाद संभाग भी बोल देते हैं, ओके। फिर देखते हैं हम इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में आएंगे आपके इंदौर, देवास, झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ठीक है, ये इंदौर संभाग में हो गए आपके। फिर उज्जैन संभाग में आते हैं उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये आपके उज्जैन संभाग के जिले हो गए। तो हमने अभी 10 संभाग देखे और उनमें आने वाले जिलों को देख लिया। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग। इस तरीके से हम हर लेक्चर में पहले जिलों को देखा करेंगे। जैसे कि अगर हम बार बार देखते, मान लीजिए हमने इन जिलों को देखा, तो जो हम बार बार देख रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी सीमा या झाबुआ और अलीराजपुर में से कौन नॉर्थ में स्थित है, तो झाबुआ नॉर्थ में या अलीराजपुर नॉर्थ में, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक माइंड में बन जाएगा कि हमने इस तरीके से मैप को देखा था, तो वो झाबुआ ऊपर था, अलीराजपुर नीचे था। पूछ लेंगे नीमच नॉर्थ में पड़ता है या मंदसौर पड़ता है, तो ये आपके माइंड में मेरे पूरा रहेगा कि नीमच जो है और नॉर्थ में पड़ता है, मंदसौर साउथ में पड़ता है। ये पूछ सकते हैं कि शिवपुरी की सीमा जो है कितने राज्यों से लगती है ना, अलीराजपुर की सीमा कितनी राज्यों से लगती है, बालाघाट की सीमा कितनी राज्यों से लगती है, सिंगरौली की सीमा कितनी राज्यों से लगती है, मुरैना की सीमा कितनी राज्यों से लगती है, बुरहानपुर की सीमा कितनी राज्यों से लगती है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। और हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का है या प्राकृतिक विभाजन का है। देखिए, इसमें क्या रहता है, मध्य प्रदेश को लगभग मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में क्या रहता है, भौगोलिक संरचना के लिए इसमें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कोई भी प्रदेश है तो उसमें अधिकांश उच्च भूमि होगी, पर्वत, पठार, मैदान होंगे। तो मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया जो है वो क्या है, उच्च भूमि के रूप में है। मध्य प्रदेश का मैक्सिमम एरिया क्या है, उच्च भूमि के रूप में है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर के लगभग देखने को मिलती है। औसत ऊंचाई 300 मीटर के लगभग देखने को मिलती है। इसकी भौतिक संरचना में हमको पर्वत भी मिलेंगे, जैसे विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, है ना, पर्वत मिलेंगे हमको, पठार भी मिलेंगे, मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, है ना, झील, मैदान कई सारे हमको मिलते हैं। जैसे कि कई सारी झीलें हैं जिनको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया, जैसे भूजताल हो गया, है ना, बर्ड वेटलैंड है हमारी।
यशवंत सागर है जो अभी वेटलैंड घोषित हुई है, रामसर साइट में शामिल हुई है। इस तरीके की कई सारी शिलाकृतियाँ हमको देखने मिलती हैं। यानी कि मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया कैसा है, उच्च भूमि के रूप में है, जहाँ ऊंचाई को एवरेज ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 300 मीटर के लगभग, और इसमें हमको पर्वत, पठार, झील, मैदान सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि राज्य का जो उत्तर है यानी नॉर्थ में मध्य प्रदेश के क्या है, ये मध्य भारत का पठार हमको देखने को मिलता है। जो मध्य भारत का पठार है वो हमको मध्य प्रदेश के नॉर्थ में, और बुंदेलखंड का पठार क्या है, ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट। देखो ये ईस्ट रहता है यानी पूर्व, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण। तो ये ऊपर की ओर जो पार्ट होगा ये अपना क्या होगा, ये नॉर्थ में आ गया, मध्य भारत का पठार, और बुंदेलखंड का पठार क्या है आपका नॉर्थ में आ गया। ठीक है, रीवा पन्ना का जो पठार है, ये रीवा पन्ना का जो पठार ये कहाँ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, नहीं यहाँ उत्तर पूर्व में पड़ता है। ये देखो है ना, रीवा पन्ना का पठार कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और दक्षिण में आ जाता है। उत्तर पश्चिम की अगर बात करें, ये उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो हमारे मालवा का पठार उत्तर पश्चिम में पड़ता है। मालवा का पठार उत्तर पश्चिम पड़ता है। दक्षिण में आ जाती है हमारी सतपुड़ा, मैकल, सीढ़ी और नर्मदा घाटी। दक्षिण में क्या आ जाती है हमारी सतपुड़ा, मैकल, सीढ़ी आ जाती है, और नर्मदा घाटी आ जाती है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ आ जाता है हमारा बघेलखंड का पठार। तो नॉर्थ में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, नॉर्थ ईस्ट में रीवा पन्ना का पठार, नॉर्थ वेस्ट में मालवा का पठार, है ना, और आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में हमारा बघेलखंड पठार भी आ जाता है। साउथ में सतपुड़ा, पर्वत श्रेणी आ जाती है। और पूर्व से पश्चिम से साउथ की बात करें, डायरेक्ट साउथ तो नहीं है लेकिन साउथ से थोड़ा ऊपर है, तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो हमारा नर्मदा घाटी फैली हुई है। ठीक है, अगर हम आजाद विभाजन से पूर्व बात करें, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश कब बना था, 1 नवंबर 1956 को बना। ठीक है, जब 1 नवंबर 1956 को बना तो आके वर्ष 2000 में क्या हो जाता है, इसका हो जाता है विभाजन छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर हम विभाजन से पहले की बात करें तो 2000 से पूर्व, यानी 2000 में ही तो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, तो वर्ष 2000 से पूर्व तक मध्य प्रदेश क्या था, 9 भौतिक प्रदेश थे। कितने भौतिक प्रदेश थे मध्य प्रदेश में, 9 भौतिक प्रदेश थे। कौन कौन से थे, जैसे कि मालवा पठार हो गया, मध्य भारत पठार हो गया, बुंदेलखंड पठार हो गया, रीवा पन्ना पठार हो गया, नर्मदा सोन घाटी हो गई, सतपुड़ा, मैकल, सीढ़ी हो गई, है ना, और बघेलखंड का पठार हो गया। उसके अलावा 2 और थे, महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार। महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार, ये वर्ष 2000 से पूर्व की बात है, तब उसमें 9 भौतिक प्रदेश थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 2000 में हो जाता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो महानदी बेसिन और दंडकारण्य का जो पठार है वो छत्तीसगढ़ में चला जाता है। इधर महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ यहीं पड़ोसी देश लगा हुआ है एमपी का, तो छत्तीसगढ़ में चला जाता है दंडकारण्य पठार और महानदी बेसिन। जिससे क्या रह जाता है, मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश ही रह जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को 2000 से अगर पहले की बात करें तो 9 भौतिक प्रदेश थे, और 2000 के बाद रह गए 7 भौतिक प्रदेश। पहला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा, मैकल, सीढ़ी। तो अभी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हैं। लेकिन 2000 से पहले कितने थे, 9 भौतिक प्रदेश थे। उनमें से महानदी बेसिन और दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ में चला गया। चलिए देखते हैं हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को अगर बात करें तो 3 श्रेणियों में क्या है ना, इसको बांट के रखा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला मध्य उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा सतपुड़ा, मैकल, सीढ़ी, तीसरा पूर्वी पठार। तो जो मध्य उत्तर प्रदेश में उसमें 5 भाग आते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में 5 भाग आते हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार, नर्मदा घाटी। आपसे यही पूछ सकते हैं कि रीवा पन्ना पठार जो है मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में आता है, मध्य उत्तर प्रदेश में, सतपुड़ा, सीढ़ी में या पूर्वी पठार में। तो आपको बताना होगा कि मध्य उत्तर प्रदेश का भाग है। ठीक है, सतपुड़ा सीढ़ी की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। सतपुड़ा सीढ़ी इस तरीके से फैली हुई है, ऐसे। जब ऐसे फैली है तो इसका पूर्वी पार्ट भी होगा, मिडिल पार्ट भी होगा और पश्चिमी पार्ट भी होगा। तो जो पूरब में वो पूर्वी हिस्सा हो जाता है, मध्य में वो मध्य हिस्सा हो जाता है, पश्चिम में वो पश्चिमी हिस्सा हो जाता है। पूर्वी पठार की बात करें तो ये बघेलखंड है, जो हमने मैप में देखा था। बघेलखंड का पठार देखते हैं ऊपर, देखिए ये हमने मैप में देखा था, ये देखिए ये बघेलखंड का पठार है ना, ये पूरब में पड़ता है। क्या ये बघेलखंड का पठार, ये हमारा पूर्वी पठार भी इसको बोल लेते हैं क्योंकि ये पूरब में पड़ता है। तो आई बात समझ में। मध्य उत्तर प्रदेश में 5 भाग हैं,
मध्य प्रदेश का जो पूरा भौगोलिक विभाजन है प्राकृतिक 3 भागों मध्य उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा, सीढ़ी, पूर्वी पठार में बांटा गया है। मध्य उत्तर प्रदेश में 5 भाग आ जाते हैं, है ना। मध्य उत्तर प्रदेश में क्या है 5 भाग आ जाते हैं, सतपुड़ा, सीढ़ी में 3 और पूर्वी पठार तो बुंदेलखंड है। अब हम मध्य उत्तर प्रदेश को विस्तार से देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे मध्य भारत के पठार को। पहले क्या देखेंगे हम मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत के पठार के बारे में जानेंगे। अगर किसी भी भौगोलिक आकृति हो गई या कोई भी पॉइंट हो गया उसको पढ़ना है तो उसको कई सारे बिंदुओं में जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन सरल हो जाता है। जैसे मेंस वगैरह में भी अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका आंसर सबसे हटके होगा, बेस्ट होगा और आपको मार्किंग भी अच्छी होगी, है ना। इससे क्या है मार्किंग अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखाई देता है। तो मध्य भारत के पठार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है 24 डिग्री से 26 डिग्री तक। एक बेसिक आइडिया रख सकते हैं कि 24-26 डिग्री तक यह स्थित है, क्योंकि यह कन्फर्म याद करना तो कभी कभी डाउट में भी रहता है तो गलती हो सकती है। अगर याद कर सकते हैं तो कोई डाउट नहीं है, नो इश्यू, कर लीजिए। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया रख सकते हैं कि 24 से 26 डिग्री तक यह उत्तर पश्चिम में पाया जाता है अक्षांश में, और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट तक यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये देशांतर अक्षांश क्या है, पृथ्वी हो गई ना, पृथ्वी को गोलार्धों में बांटा गया है। पृथ्वी को क्या किया गया है, गोलार्धों में बांटा गया। ये पृथ्वी है, ठीक है, सही से गोल नहीं है, अब गोल बना लेना। इसको 2 भागों में बांटते हैं तो इसका जो उत्तर का हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है और साउथ का होता है वो दक्षिण। तो जी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं हो गई और ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। इस तरीके से देशांतर रेखाएं जाती हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। तो जब हम भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत कहाँ पाया जाता है, ये 0 डिग्री भारत का पाया जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक पाया जाता है। तो 0 डिग्री से तो ऊपर ही होगा 8 डिग्री, तो यहाँ कहीं होगा। और ये होगा आपका अक्षांश। जब हम देशांतर की बात करते हैं तो वो 97 डिग्री से लेकर रहता है। तो देशांतर कहाँ पाया जाता है, देशांतर 0 डिग्री के इधर पाया जाता है। तो भारत की स्थिति हो जाती है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं। भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो एमपी भारत में स्थित है, इसलिए एमपी भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो समझ में आया। तो उत्तरी अक्षांश हो जाता है और पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। जो मध्य भारत का जो पठार है उसका जो क्षेत्रफल है, एमपी का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना है, 10.7% है। एमपी के कुल क्षेत्रफल का क्या है, 10.7% है, लगभग 32,896 वर्ग किलोमीटर है। 32,896 वर्ग किलोमीटर है, इसमें लिखा नहीं है, 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के कुल एरिया का यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का 10.7%, ठीक है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। अगर इस पठार की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो विंध्यन शैल हैं उनके अपरदन और निक्षेपण से, जैसे नदियाँ, चंबल नदी हो गई, कई सारी कैन हो गई और कई सारी नदियाँ हो गई, तो उनसे जो अवसाद आते हैं उनके जमाव से, निक्षेपण जमाव से क्या हुआ है, इस पठार का निर्माण हुआ है। तो विंध्यन शैल के अपरदन और नदियों के निक्षेपों से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अगर बात करें कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हमारे चंबल संभाग के जिले आएंगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ठीक है। ग्वालियर, शिवपुरी भी इसी में आता है और नीमच, जो नीमच जो है उज्जैन संभाग में आता है। तो ये भी मध्य भारत पठार का ही भाग है, यानी पूरे नॉर्थ का जो एरिया है ना वो मध्य भारत पठार का भाग है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी। जलवायु इसकी विषम पाई जाती है, क्योंकि विषम का मतलब होता है कि हमेशा सम नहीं रहती। अगर गर्मी होगी तो अत्यधिक टेम्परेचर हाई चला जाएगा, और अगर वो सर्दी में बहुत ही लो चला जाता है, क्योंकि जो इस एरिया में रहने वाले लोग होंगे वो उसको अच्छे से फील कर पाते होंगे। गर्मियों में देखते हैं कि मतलब जीना दूभर हो जाता है तथा पसीना पसीना रहते हैं ना, इस तरह की गर्मी रहती है। और सर्दियों में तो अत्यधिक सर्दी रहती है, ऐसा लगता है कि हाँ हाड़ कांपने वाली सर्दी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी और बहुत ज़्यादा क्या है, सर्दी रहती है। जलवायु कैसी है यहाँ की, विषम में। वर्षा की बात करें तो एवरेज जो यहाँ पे वर्षा होती है वो 50 से 75 सेमी वर्षा होती है। अगर बोला जाए कि जो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला एरिया है वो मध्य भारत पठार में पाया जाता है, जिसे हम भिंड के नाम से जानते हैं। भिंड में भी गोहद में लगभग 55 सेमी के लगभग वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ अल्प वर्षा वाला क्षेत्र यानी कि गोहद का जो भिंड है वो अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है।
यहाँ पर जो शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे कम वर्षा होगी तो कटीले वन ही होंगे, क्योंकि जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पे वनस्पतियाँ और वन भी वैसे ही होते हैं जिनको उगने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। कटीले वन, कटीले में तो जिससे कि वाष्पीकरण कम हो पाए, ताकि पानी की आवश्यकता उनकी जो आपूर्ति है वो बनी रहे, क्योंकि वर्षा तो वैसे ही कम हो रही है। अगर कटीले पत्तियाँ, कटीले वन नहीं होंगे तो फिर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और उनका सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, जैसे खैर हो गया, बबूल, पलाश आदि। ज़्यादातर आपको बबूल के वृक्ष ही देखने को मिलेंगे। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है, यानी कि चंबल, कुआरी, कई सारी यहाँ पर नदियाँ हैं। तो नदियों के जमाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है जलोढ़। नई जलोढ़ भी दो प्रकार की होती है, बागर और खादर में आ जाती है। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है वो बागर हो जाती है, नई जलोढ़ होती है खादर हो जाती है। तो यहाँ पे जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, फसलों की बात करें तो वही कम पानी वाली फसलें, सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ, है ना। मध्य भारत का जो पठार है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो भिंड, मुरैना हो गया, खासकर मुरैना में तो सर्वाधिक ऑयल मिले भी हैं, तो ये सरसों के सर्वाधिक उत्पादक हैं। नदियों की बात करें तो चंबल तो फेमस है ही, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुआरी और सीप, यहाँ ये प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुआरी, सीप क्या है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। सरसों की हांडी कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पे सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसों की हांडी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बारे में क्या है, उन्हीं बिंदुओं, जो बिंदु हमने मध्य भारत के पठार में देखे थे, उन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत इसका भी हम अध्ययन करेंगे। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्व में और रीवा पन्ना पठार के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पूर्व में रीवा पन्ना पठार, मध्य भारत के पूर्व में रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए मैप में, देखिए हम आपको बताते हैं। ये बुंदेलखंड का पठार हो गया। ठीक है, ये बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य भारत पठार के पूर्व में है। ठीक है, और रीवा पन्ना पठार के कहाँ है, ये उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आई बात समझ में। मध्य भारत पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में। इस तरीके से हमको मैप को समझना है ताकि हमको आगे कोई दिक्कत ना हो, है ना। और देखते हम आते हैं हम बुंदेलखंड के पठार पाते। तो क्या देखा था हमने कि मध्य भारत के पूर्व में था और रीवा पन्ना के उत्तर पश्चिम में था। इसके अगर विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी अक्षांश। कुछ नहीं है, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं उनका एक ही सॉल्यूशन है, आप उनको बार बार अपनी आंखों के सामने लाएं, बार बार पढ़ें, तो जिससे क्या कहीं ना कहीं हमारी उनसे पहचान हो जाती है। अगर वो हमें याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन हमें जरूर क्लिक करेगा जो हमारी आंखों के सामने कभी आया है, तो 100% वो आपको सही होगा। तो याद नहीं होती वो अलग बात, लेकिन आंखों के सामने गुजरना बहुत ज़रूरी। कभी कभी क्या होता है ना, किसी हम एरिया में रहते हैं, बार बार कोई इंसान देख लेते, कोई आंटी जी अंकल, तो हमें उनका चेहरा पहचान लेते हैं, लेकिन नाम हमें उनको बेशक पता ना हो, हमारा उनसे कोई रिलेशन ना हो, लेकिन हमको ये पता चल जाता है ये तुम्हारे मोहल्ले के, है ना, समझ में आ जाता है ना, ये तुम्हारे मोहल्ले में रहते हैं, हमने कई बार देखा है। जबकि हमारे न जान पहचाने, हम नाम जानते हैं उनका। तो यही स्थिति पढ़ाई के साथ भी होती है। कितना भी कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, आप बार बार उससे मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करिए। मीटिंग मतलब है ना, बैठ के बातचीत नहीं करना है, उसको डेली आंखों के सामने गुजरने देना है। याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आप तो ये कहिए कि मेरी ड्यूटी है, इसको पढ़ के रखना है बस, तो पढ़ के रखना है बस। तो क्षेत्रफल क्या है इसका, बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। यहाँ में दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निमाड़ी क्षेत्र पर पन्ना जिले आते हैं। गर्मी में यहाँ अधिक गर्मी होती है, शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। औसत वर्षा 75 से 100 सेमी होती है। तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि यहाँ पे क्या है, वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम यहाँ पर क्या है, वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल और काली का मिश्रण पाया जाता है। लाल काली का क्या है, मिश्रण पाया जाता है। इसमें फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें जो हैं गेहूँ, ज्वार, तिल, गेहूँ, ज्वार और तिल पाई जाती है लाल काली मिट्टी में। बेतवा, सिंध, दशान, उर्मिल और जामनी यहाँ की प्रमुख नदियाँ। बेतवा को तो वैसे ही बुंदेलखंडी गंगा कहा जाता है ना। तो बेतवा, सिंध, दशान, उर्मिल, जामनी यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। खनिजों की अगर बात करें तो ये एरिया जो है यहाँ हीरा और चूना पत्थर पाया जाता है। जैसे हमारा पन्ना हो गया है ना, तो यहाँ पन्ना और सतना, हीरा, चूना पत्थर प्रमुख रूप से पाया जाता है।
बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी है, जो 1172 मीटर ऊंची है और दतिया में स्थित है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी जो 1172 मीटर ऊंची है, दतिया में स्थित है। बुंदेलखंड की गंगा जो है बेतवा नदी को कहा जाता है, बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा पठार के बारे में हम देखते हैं कि मालवा पठार क्या है। मालवा पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 20 डिग्री 70 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। मालवा पठार जो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, इसका विस्तार 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, क्षेत्रफल देखें तो 28% है कुल इसका क्षेत्रफल जो है। मालवा पठार का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का क्या है 88% है। तो मालवा पठार का जो क्षेत्रफल है वो 88,222 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का क्या है 28% है, 88,222 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों से विशाल चट्टानों के टूटन से इसका निर्माण हुआ है। इंदौर, उज्जैन, देवास, सागर, मालवा, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले मालवा पठार में आते हैं। यहाँ की अगर हम जलवायु बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु, यानी गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी होगी और ना सर्दियों में अधिक ठंड पाई जाएगी। नॉर्मल एक टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ना तो आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, ना आपको ज़्यादा ठंड का एहसास होगा। इस क्षेत्र में अगर हम बारिश की बात करें तो 50 से 75 सेमी तक की लगभग वर्षा होती है और समशीतोष्ण मौसम के कारण यहाँ वर्षा लगभग देखने को मिलती है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, लगभग अक्सर पता ही नहीं चलेगा कब बारिश आ गई है ना। शुष्क पर्णपाती जो वन है यहाँ पर पाए जाते हैं, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ते, क्योंकि वर्षा 50 से 75 कहीं कुछ ज़्यादा वर्षा नहीं, एक नॉर्मल वर्षा है, एवरेज वर्षा है, तो यहाँ पर वो शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। यहाँ पर मेनली काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी क्योंकि दक्कन टाइप की लावा बेसल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और काली मिट्टी में जो फसलें वो फेमस फसलें सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की नदियों की बात करें तो चंबल, चिपरा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि नदियाँ हैं। ठीक है, कर्करेखा जो है मालवा की मध्य से गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी है, वो अन्य चोटी में जाना पाऊ, धजारी है ना। शिगार, जाना पाऊ, धजारी, गोमनपुर आदि चोटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। शिगार की बात करें तो वो 881 मीटर ऊंची है। जाना पाऊ जो है 854 मीटर ऊंची है। ठीक है, धजारी जो है आपकी 810 मीटर ऊंची है और गोमनपुर चोटी भी की बात करें तो वो 510 मीटर की पाई जाती ऊंची है ना। गोमनपुर चोटी यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? धजारी, शिगार, जानापा और गोमनपुर चोटी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर अधिकांश नदियों का क्या है उद्भव हुआ है मालवा पठार से, इसलिए इस पठारी भाग को हम नदियों का मायका भी कहते हैं। क्या हुआ है, अधिकांश नदियाँ जो है मालवा पठार से निकलती हैं, तो अधिकांश नदियाँ जब मालवा पठार से निकलती हैं तो बोलते हैं कि नदियों का मायका है। ठीक है, मालवा पठार लगभग आपको 18 जिलों में विस्तृत मिलेगा। मंदसौर हो गया, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, शाजापुर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर, गुना, आगर मालवा, यानी लगभग 18 राज्यों में ये फैला हुआ है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा लगभग मालवा पठार की मध्य से होकर गुजरती है और नर्मदा चंबल की मध्य जल विभाजक का क्या करती है, कार्य करती है। जैसे कि मान लो ये एमपी हो गया आपको है, ये एमपी हो गया, ये नर्मदा जा रही है, ये चंबल ऊपर की ओर जा रही थी, तो नर्मदा चंबल के बीच क्या है जो जल विभाजक का कार्य करती है वो आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, नर्मदा चंबल के बीच जल विभाजन का कार्य करती है कर्क रेखा। और हम देखते हैं अगला, मध्य मालवा की जो जलवायु है उसको चीनी यात्री जो फायान था, चीनी यात्री फायान था, उन्होंने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अब आपको ये बताना है कि फायान किस शासक के काल में भारत आया था। ठीक है, तो हम रिवा पन्ना पठार के बारे में जानेंगे। रिवा पन्ना पठार जो है बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में है और बघेलखंड के पश्चिम में। देखते हैं हम मैप में, बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में, बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। ये देखिए जो रिवा पन्ना पठार है ना, ये देखो ये हमारा रिवा पन्ना पठार है, ये बुंदेलखंड के क्या है पूर्व में है और बघेलखंड के क्या है पश्चिम में। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे बुंदेलखंड रिवा पन्ना पठार के बारे में और विस्तृत जानकारी क्या है। जो रिवा पन्ना पठार है इसका विस्तार जो आपको 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलेगा। 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्व देशांतर। रिवा पन्ना पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। अगर हम निर्माण की बात करें तो विंध्य शैल समूह के अपर्दन और क्षेपरशेष का क्या हुआ, अपर्दन और क्षेपरशेष का निर्माण हुआ है। रिवा पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह आदि जिले आ जाते हैं। यहाँ की अगर जलवायु की बात करें
तो गर्मी में साधारण एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। रीवा पन्ना पठार में गर्मी में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहता है। वनों की अगर बात करें, क्षेत्र में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम, खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। टॉस्कन, बियड, महान और विश्य नदी पाई जाती है। आपको ये बताना है कि विश्य नदी किनारे कौन सा फेमस शहर है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए ये, है ना। तो क्या है, टॉस नदी है, कैन नदी है, विहार, के महान और विश्य नदी है। तो कैन बेतवा का जो लिंकिंग की जा रही थी वही वाली कैन नदी है, ठीक है, बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से निपटने के लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो नॉर्मली यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो मिश्रित जब मिट्टी पाई जाती है तो गेहूँ, चावल, तिल की फसलें को यहाँ देखने को मिलती हैं। अलसी वगैरह हो गई, रीवा में उत्पादन होता है ना इसका। तो अलसी एक तिल फसल है ना, तो गेहूँ, चावल और तिल की फसलें यहाँ देखने को मिलती हैं। चूना पत्थर, गेरू, हीरा खनिज यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। चूना पत्थर, गेरू और हीरा खनिज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी की बात करें तो मालवा के दक्षिण में, रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, ऊपर हमने मैप में देखा था, सतपुड़ा सीढ़ी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। मालवा पठार, रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, सतपुड़ा के उत्तर में। देखिए हम मैप में देखेंगे अभी कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है। नर्मदा सोन घाटी की जो हम बात करते हैं तो ये सतपुड़ा के हमको उत्तर में देखने को मिलती है। ये देखिए, ये नर्मदा सोन घाटी है। तो ये सतपुड़ा के क्या है, ये सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा सोन घाटी, और मालवा और रीवा पन्ना पठार के साउथ में, है ना। तो नर्मदा सोन घाटी कहाँ है, मालवा पठार के दक्षिण में, रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में, सतपुड़ा सीढ़ी के क्या है, उत्तर में स्थित है। अब हम इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, कैसी वर्षा होती है यहाँ, है ना। तो नर्मदा सोन घाटी जो है मालवा और रीवा पन्ना पठार के क्या है, मध्य में स्थित। रीवा पन्ना पठार तथा सतपुड़ा सीढ़ी के क्या है, मध्य में स्थित है। सतपुड़ा सीढ़ी के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार हमने देख लिया। 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल का क्या है, 26% है। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का क्या है, 26% है। कुल क्षेत्रफल का क्या है, ये 26% है, क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर कितना है, 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% है। कुल क्षेत्रफल एमपी का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, और नर्मदा सोन घाटी जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। सबसे बड़ा था मालवा का पठार, दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। इस घाटी का जो निर्माण है वो दक्कन टाइप की चट्टानों से, पूर्व में धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी काली मिट्टी हमको देखने को मिलती है। इसमें जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर, रायसेन, है ना। जलवायु की बात करें तो अधिक गर्मी में देखेंगे तो काफ़ी तापमान रहता है यहाँ पर। सर्दियों में एक नॉर्मल ठंड रहती है, यानी पूर्वी क्षेत्र इसका अधिक ठंडा रहता है, पश्चिमी क्षेत्र क्या है, अधिक गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी रहती है, सर्दियों में एक नॉर्मल सी सर्दी पड़ती है। अगर हम वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या है, बढ़ती जाएगी। मान लीजिए नर्मदा सोन घाटी है, अब हम पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं तो वर्षा की मात्रा यहाँ कम होगी, फिर इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इस तरीके से बढ़ती जाती है। औसत वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेमी यहाँ वर्षा हमको देखने को मिलती है। कितनी, 75 से 125 सेमी वर्षा देखने को मिलती है। नदियाँ नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। सागौन, साल, तेंदुपत्ता और बांस। सागौन, साल, तेंदुपत्ता, बांस यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, वन संपदा है। या सागौन के वन मिलेंगे आपको, साल, तेंदुपत्ता, बांस आदि वन यहाँ पर मिलते हैं। नर्मदा घाटी के पश्चिम में जो है गहरी काली मिट्टी और पूरब में लाल मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी का जो पश्चिमी इलाका है वो दक्कन टाइप की चट्टानों से बना हुआ, इसलिए वहाँ काली मिट्टी मिलती है, जबकि पूरब में धारवाड़ विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है, इसलिए वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या है, पश्चिम में अगर बात करें तो कपास और मूंगफली के मध्य क्षेत्र में गेहूँ होता है, और पूर्वी क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। क्योंकि पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी में कपास और मूंगफली होगा, मध्य क्षेत्र में लाल और काली का मिश्रण हो जाता है तो वहाँ गेहूँ हो जाता है, और पूरब में क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है तो लाल मिट्टी में चावल का
उत्पादन होता है। इस तरीके से आप क्या ना इंटरलिंक करके पढ़ा करें कि अगर पूरब में लाल मिट्टी तो पूरब में चावल होंगे, लाल में चावल होता है, सीधी सी बात है। पश्चिम में अगर काली मिट्टी तो काली मिट्टी में कपास मूंगफली होगा, तो पश्चिम में कपास मूंगफली की खेती होगी। अब यहाँ आपको ये भी इंटरलिंक करना पड़ेगा कि पश्चिम में कौन कौन जिला पड़ते हैं, तो अगर आइडिया हो तो लगा सकते हैं कहाँ पर कपास होगा, कहाँ पर मूंगफली होगी, कहाँ पर चावल होगा, है ना। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी प्रमुख खनिज यहाँ पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी हो गए, संगमरमर हो गए, चूना पत्थर, ये खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। नर्मदा नदी को जो है कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। नर्मदा नदी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऐसे जैसे मालवा पठार की हम बात करें तो उसको गेहूं की डलिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि नर्मदा नदी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग मालवा पठार, दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग नर्मदा सोन घाटी है। यह सबसे निचला प्राकृतिक विभाग भी है और मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। मालवा पठार को गेहूं के सोने के लिए गेहूं के लिए कहा जाता है, जबकि नर्मदा सोन घाटी क्या कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़। मालवा पठार गेहूं की डलिया, ओके, क्योंकि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्लियर हुआ आपको। नर्मदा घाटी को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। अगला हम देखते हैं सतपुड़ा मैकल सीढ़ी। ठीक है, सतपुड़ा मैकल सीढ़ी हम देख के आते क्योंकि नर्मदा घाटी के साउथ में थी। ठीक है, तो इसको 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पश्चिमी सीढ़ी, जिसका विस्तार गुजरात मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य श्रेणी आपको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। पूर्वी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से सतपुड़ा मैकल सीढ़ी फैली हुई है। तो पूर्वी क्षेत्र एमपी छत्तीसगढ़ में, मध्य वाला एमपी महाराष्ट्र में, पश्चिम वाला इसको मध्य प्रदेश गुजरात में विस्तृत देखने को हमको मिलता है। स्थिति की अगर बात करें तो सतपुड़ा मैकल सीढ़ी है वो नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। अभी हम देख के आए थे ना, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। और इसके विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये पाया जाता है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश का लगभग 11% एरिया जो है नर्मदा सोन सतपुड़ा मैकल सीढ़ी द्वारा कवर किया जाता है। कितना? 11% एरिया जो है सतपुड़ा मैकल सीढ़ी द्वारा कवर किया जाता है। इसका जो एरिया है वो 34,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल एरिया का 11% है। कितना है? 11% है। मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का 34,000 वर्ग किलोमीटर कितना है? 11% है। ठीक है, जलवायु की अगर बात करें तो साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडा रहता है। यहाँ पर गर्मी की बात करें तो गर्मियों में एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, साधारण गर्मी पड़ती है। लेकिन सर्दियों में यहाँ पर क्या रहता है? अधिक ठंड देखने को मिलती है। सतपुड़ा मैकल सीढ़ी का निर्माण भी दक्कन ट्रैक की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ। यानी यहाँ पे आपको काली मिट्टी भी मिल जाएगी, लाल मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। पूर्व से पश्चिम यहाँ प्रमुख जिले की पहले बात कर लेते हैं। बालाघाट हो गया, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। यहाँ पे बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिले क्या है? पाए जाते हैं। अगर हम वर्षा की बात करें कि सतपुड़ा मैकल सीढ़ी में कितनी वर्षा होती है, तो जैसे नर्मदा घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती थी, वैसे ही सतपुड़ा मैकल सीढ़ी में भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 150 सेमी तक वर्षा मिलती है। क्योंकि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, यानी पश्चिम में 75 सेंटीमीटर वर्षा तो पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल सीढ़ी दोनों की विशेषता है कि अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या है? बढ़ती रहती है। पश्चिम में देखें तो 75 सेंटीमीटर वर्षा रहती है, लेकिन पूर्व में 150 सेमी तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, नदियों की बात करें तो ताप्ती नदी है, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी यह नदियाँ पाई जाती। जब नदियों को विस्तार से पढ़ेंगे तो उनका उद्गम, उनका मुहाना, उनकी सहायक नदियाँ, उनकी परियोजनाएं, काफ़ी सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भौगोलिक प्रदेश की बात कर रहे हैं तो भौगोलिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा हो गई, आपकी ताप्ती हो गई, वैनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी नदियाँ पाई जाती। छिछली काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छिछली काली और लेटराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती।
पूर्वी पठार बघेलखंड पठार की बात करें तो हम इसको देख के आते हैं पूरब में स्थित है। स्थिति की बात करें तो अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट देखने को मिलता है और 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका। ठीक है, लगभग इसका जो एरिया है मध्य प्रदेश के एरिया का क्या है 7% है। मध्य प्रदेश के एरिया का क्या है ये 7% है। बघेलखंड का जो पठार है पूर्वी पठार भी जिसको हम बोल लेते हैं, इसका एरिया हमको 25,000 वर्ग किलोमीटर को देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के एरिया का 7% है। ठीक है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा था मालवा पठार, दूसरा सबसे बड़ा पठार नर्मदा सोन घाटी और सबसे छोटा पठार कौन सा है आपका बघेलखंड का पठार, जिसे हम पूर्वी पठार बोल लेते हैं। इसका एरिया 25,000 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। अगर हम इसकी बात करें तो निर्माण इसका कैसे हुआ, तो जो आदि महाकल्प के शैल समूह थे उससे इसका निर्माण हुआ। यहाँ सिंगरौली सीधी रीवा शहडोल जिले देखने को मिलते हैं। सिंगरौली सीधी रीवा शहडोल जिले यहाँ देखने को मिलते हैं। गर्मी में यहाँ साधारण गर्मी रहती है, शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बघेलखंडी है, यानी पूर्वी पठारी है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। नदियों की बात करें तो सोन, जोहला, बनास, गोपाद आदि नदियाँ यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार यहाँ सोन, जोहला, बनास, गोपाद आदि नदियाँ देखने को मिलती हैं और लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो आज हमने क्या किया, सारे मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्णन के अंतर्गत सभी पठारों को कवर किया था। सभी पठारों हमने देखा कि कौन किसके पूरब में कौन किसके उत्तर में। एक ही तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का कि हम उसको बार बार कितना देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से एक रफ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम मध्य भारत पठार की बात करें, है ना, तो ये मालवा पठार के उत्तर में है। ठीक है, बुंदेलखंड के क्या है ये उत्तर पश्चिम है। ठीक है, अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड का पठार तो मध्य भारत के पठार के क्या है पूरब में है और रीवा पन्ना पठार के क्या है पश्चिम में। इस तरीके से लिखा है, लिखने को उन्होंने कुछ अलग नहीं लिखा है, बस वही लिखा है जो मैप में, आपको बस समझना है। रीवा पन्ना पठार की बात करें तो यह बुंदेलखंड के क्या है पश्चिम में। ठीक है, और बघेलखंड के क्या है पूरब में। आप रफ आइडिया में इतना लगा सकते हो उत्तर पश्चिम पूर्व वगैरह। ठीक है, मालवा पठार की बात करें तो यह मध्य भारत पठार के दक्षिण में, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, रीवा पन्ना पठार के पश्चिम में, बुंदेलखंड पठार के उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। सॉरी, उत्तर पश्चिम में नहीं, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अगला हम और देखते हैं बुंदेलखंड पठार। इसके पूर्व में रीवा पन्ना पठार है, यानी रीवा पन्ना पठार के पश्चिम बुंदेलखंड मिलेगा। नर्मदा सोन घाटी जो है उसके नॉर्थ पूरब में यानी नॉर्थ ईस्ट में बघेलखंड मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, यही लिखा है उसमें और कुछ नहीं लिखा है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो सतपुड़ा के उत्तर में, मालवा पठार और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में यह पाई जाती है। आई बस आपको समझ में। और अगर हम सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो नर्मदा घाटी के क्या है दक्षिण में पाया जाता है। सतपुड़ा को हमने देखा 3 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था, मध्य का भाग मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैला हुआ था और जो पश्चिमी भाग था मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ था, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ था। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के सभी भागों में देखा। हमने क्या देखा कि 2000 से पूर्व की अगर हम बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के 9 भौतिक प्रदेश थे, जिसमें आ जाता था मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, है ना, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र। लेकिन अगर हम 2000 और उसमें महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार भी शामिल थे, बस 2000 से पूर्व। लेकिन 2000 में क्या होता है छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है और छत्तीसगढ़ अलग होने से उसमें महानदी बेसिन, दंडकारण्य के पठार भाग छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में फिर केवल 7 भौतिक प्रदेश बचे रह जाते हैं, जिसमें हमारा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा सीढ़ी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने आज क्या जाना कि कैसा कहाँ का भौगोलिक एरिया है, कैसी कहाँ पर मिट्टी है, वो ये उस पर ये डिपेंड करता है कि कैसी फसलें होंगी वहाँ कैसी वर्षा हो रही है। वर्षा जलवायु पर ये डिपेंड करता है कैसा वहाँ टेम्परेचर रहता है, कि कैसी मिट्टी पाई जाएगी, कैसी फसलें पाई जा रही। अगर कोई एरिया मान लो ये मध्य भारत पठार वाला एरिया कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो नॉर्मली वहाँ पर हमको कटीले झाड़ियाँ वन ही देखने को मिलेंगी। लेकिन जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा हो रही है वहाँ पर हमको क्या सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। पचमढ़ी हो गया, होशंगाबाद हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला एरिया है, तो यहाँ पर हमको कहना सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। सागौन हो गया, है ना, शाल हो गया,
और कई सारे वन जो वनस्पति वर्ष भर हरी रहती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मिट्टी के बारे में जाना। इसके मध्य भारत पठार में हमको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है ना। मध्य भारत के पठार में क्या है, जलोढ़। बुंदेलखंड में लाल काली का मिश्रण, मालवा में काली मिट्टी, रीवा पन्ना पठार में लाल काली का मिश्रण, बघेलखंड में लाल मिट्टी मिलती है, नर्मदा सोन घाटी में काली मिट्टी मिलती है, सतपुड़ा सीढ़ी में काली मिट्टी मिलती है। यानी नर्मदा घाटी के पश्चिम भाग में काली, पूरब में लाल मिट्टी, सतपुड़ा के भी पश्चिम भाग में काली, पूरब में लाल मिट्टी देखने को मिलती है। हमने जाना कि मध्य भारत पठार में सरसों, गेहूँ, ज्वार वगैरह फसलें होती है। बुंदेलखंड में ये मिश्रण तेल हो गया, गेहूँ हो गया, इस तरीके के मोटे अनाज हो गए। रीवा पन्ना पठार में तिल, गेहूँ फसलें होती हैं। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होने का लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी होने का यहाँ पर क्या है, चावल की सर्वाधिक खेती होती है। मालवा के बारे में हमने जाना कि यहाँ पर क्या एक नॉर्मल वर्षा होती है, लेकिन इसका क्या निर्माण दक्कन टाइप से हुआ, यानी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ कपास, मूंगफली, गन्ने जैसी फसलें हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है। नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो इसका निर्माण भी दक्कन टाइप से हुआ है। तो इसका पश्चिम भाग काली मिट्टी से बना है, इसलिए यहाँ पे कपास, गेहूँ, गन्ने की फसलें मिलती हैं। लेकिन पूर्वी भाग में हमको लाल मिट्टी देखने को मिलती है, जिससे यहाँ गेहूँ वगैरह की फसलें हमको देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से हम सतपुड़ा की बात करें तो पश्चिम में काली मिट्टी है, तो वही कपास, गेहूँ, कपास, गन्ना वगैरह की फसलें जैसे खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर वगैरह हो गया। आपको देखते हुए कि इनको सफ़ेद जिले बोला जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूर्व में बात करें तो लाल मिट्टी हुई, गेहूँ और अन्य कई अनाज, तिल, ज्वार वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमने यह विस्तार से जाना। आई होप आपको मेरा यहाँ पर्पज ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे हमको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से हम कॉमन सेंस लगाकर इंटरलिंक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश, आप किताब से पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना भी चाहिए आपको। लेकिन मेरा यह फोकस है कि जो चीज़ आप शायद जिन चीज़ों को भूल रहे हैं, जिन चीज़ों को आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनमें मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आज हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को काफ़ी अच्छे से कवर किया। सारे विभाग देख के उनकी क्या खासियत है, कैसी विशेषताएं और विशेषताएं तो क्या कारण, उनको कैसे इंटरलिंक करना है, सब हमने जाना। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, 1% भी आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो फीडबैक ज़रूर दें। और फीडबैक में अपनी शालीनता बनाए रखें, अपनी भाषा की, अपने संस्कारों की, अपने भारतीय होने का परिचय ज़रूर दें, है ना। इस तरीके की भाषा यूज़ न करें जो अभद्र लगे, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके कमेंट करते हैं, उनसे तो कुछ किया धरा होता नहीं, पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ाने की तो उनकी औकात ही क्या है। और कमेंट ऐसे करते हैं जैसे उनको कुछ आता नहीं, और नाम भी रखेंगे ऊटपटांग, स्पोर्ट हब वगैरह, जिससे कोई पहचान नहीं सके, है ना। तो सारी चीज़ें हमने देखी। मध्य भारत पठार के बारे में जाना, बुंदेलखंड पठार हो गया, रीवा पन्ना पठार हो गया, बघेलखंड हो गया, मालवा पठार हो गया, नर्मदा घाटी, सतपुड़ा, मैकलसेड़ी, पूरे 7 जो भौतिक प्रदेश हमने मध्य प्रदेश के जाने। क्योंकि 2000 से पहले 9 भौतिक प्रदेश थे, वर्तमान में 7 भौतिक प्रदेश ही है, जिनके बारे में हमने विस्तार से बताया। मध्य भारत का पठार था लगभग 10.68% एरिया में फैला हुआ था। बुंदेलखंड का पठार 7.7% एरिया में फैला हुआ था। रीवा पन्ना का पठार 10.8% एरिया में फैला हुआ था। बघेलखंड का पठार 7% में, मालवा पठार 28% में, और नर्मदा घाटी 26% में, सतपुड़ा सीढ़ी जो है 11% भाग में फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश का जो कुल एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, वो 7 भौतिक प्रदेश में बटा हुआ है, और उनके अलग अलग भाग हैं। सबसे बड़ा प्रदेश मालवा पठार आ जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़े प्रदेश की बात करें तो आपका नर्मदा सोन घाटी आ जाता है। पहला मालवा पठार, सेकंड आपका नर्मदा सोन घाटी आ जाता है, और सबसे छोटे अगर पठार की बात करें तो वो है आपका बघेलखंड पठार। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। बघेलखंड का पठार सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा पठार, जैसे गेहूं की डलिया बोलते हैं। सबसे छोटा, सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा है वो नर्मदा सोन घाटी है, जो मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। और सबसे छोटा जो पठार है वो बघेलखंड का पठार है। ठीक है। बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ पे बेतवा नदी बहती है, जिसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और लेक्चर में थोड़ा सा कोई अगर आपको वॉइस का इंटरफेरेंस लगता है तो सॉरी, क्योंकि फैमिली मेम्बर है, मैं कहीं ना कहीं सारी की एक्टिविटी को रोक तो नहीं सकती हूँ, कहीं ना कहीं गलती से कर ही बैठते हैं। तो आपको क्लियर हुई होंगी सारी चीज़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।